तो रिकॉर्डिंग दोनों कर लेंगे, तो अगर एक का कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा भी कर सकता है। ठीक है, तो E5 में B और D दोनों हैं, E6 में CD है पार्ट 1 के, और F2 में A है, और बाकी मेरे ख्याल से मैं बता ही दूंगा, F3 का D है, और A5 A6 भी है, तो A5 का और A6 भी है। चलो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना, एक बार अपन को ये तो पता चले कि मतलब कैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। अगर किसी को, देखो कुछ कुछ में मैं तुमसे कहूंगा, ठीक है, तो आप चिंता मत करो, जो भी मतलब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना कि मैं कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले कंपाउंड में, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप मुझे बताते रहना, अपन डाउट क्लास भी ज्यादा लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा उसको। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स अगर अपन को कैलकुलेट करना है, तो जैसे अपन को कभी कभी ऐसे दे देते हैं, ऐसे लिख दिया अपन, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसे जल्दी से ऐसे एक्सपैंडेड कर लेंगे, ऐसे कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये सिग्मा तो अपन को दिख रहे हैं, और पाई बॉन्ड अपन को पता है, आप ऐसे बनाओगे ऑल्टरनेट, तो 5 पाई बॉन्ड हो गए, ऑप्शन की तरफ देखा, 5 कितने में ऑप्शन, कितने ऑप्शंस में। अब अपन सिग्मा बॉन्ड की तरफ देखते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में कहेंगे तो अपन कहेंगे भाई देख, इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर भी पूछ सकते हैं अपन से, 2 लोन पेयर हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, तो पहले अपन क्या करेंगे, ये वाले 6 7 8 9 10 11 हो गए, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लस 3 23, ये लगाई हो गया। बस थोड़े प्रिकॉशन लेके कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मुझे बताने की जरूरत है। हाइब्रिडाइजेशन A3 में मुझे बताने की जरूरत है। अगर मैं कभी लिखता हूं कि इसको बताने की जरूरत नहीं है, और आपको लगता है कि नहीं नहीं बताने की जरूरत है, आप बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अपन को लिखा हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्मूले ऑफ दिस, अपन को बॉन्ड लाइन गिवन है और एक्सपेंडेड फॉर्मूले अपन से पूछे, एक्सपेंडेड कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर स्ट्रक्चरल एंड बॉन्ड लाइन, ठीक है ना, कंडेंस फॉर्मूला अपन को गिवन है, और अपन को बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चर बताना है, हाँ तो ठीक है ना। अगर आप ऐसे OH लिखोगे, CH2 लिखोगे, CH2 लिखोगे, NH2 लिखोगे, हाँ तो अपन को पता है ना, OH मतलब ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे रहा होगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे रहा होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन और एक इसके साथ। NH2 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे रहा होगा, तो वो अपन बता देंगे। और बॉन्ड लाइन अपन को पता है, OH तो लिखना पड़ेगा, कार्बन को ही अपन ऐसे बता सकते हैं, ये जो होंगे ये कार्बन होंगे, जो CH2 होंगे, वो अपन बता देंगे, तो अपन सबको लिखना आता है। A5 में अपन को गिवन है DU कैलकुलेटर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये अपन ने नहीं पढ़ा, तो भाई अब मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, अब तो मैं पढ़ा ही देता हूं कि DU होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि अगर DU, वैसे DU अभी उन्होंने थोड़ा जल्दी पूछ लिया, DU अपन को मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बताता मैं, लेकिन अब इसके बाद मतलब जो आईयूपैक नेमिंग के बाद स्ट्रक्चरली तो बताया, पढ़ाया था मैंने DU, भाई ये नैतिक बोल रहा, पढ़ाया था, मुझे याद नहीं, अगर पढ़ाया होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, नहीं पढ़ा, मुझे जैसा याद है पढ़ाया नहीं है, वेट कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं एक बार, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है उसको अपन DU बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो, कंपेयर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बड़ा इजी होता है,
कंपेयर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ CnH2n + 2। मेरे ख्याल से विजिबिलिटी अपन सबको बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर विजिबिलिटी में। अपन कोई दिक्कत होगा तो आप बताना। तो अपन कहेंगे देखो भाई, कंपेयर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है इससे कंपेयर कर देंगे और डीयू कैलकुलेट कर लेंगे। अब डीयू पता क्या होता है, अपन तो उसको इजीएस्ट वे में लिखते हैं। डीयू होता है नंबर ऑफ लेस हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2, बस ये डीयू होता है। अपन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि कैसे कैलकुलेट किया आपने डीयू। अपन से डीयू पूछ सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कैलकुलेट करे पूछेगा अपन से कि फॉर्मूला बताओ या कुछ बताओ, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन कितने डेफिशिएंट है। जैसे मान लो अपन ने लिखा मेरे पास ऐसे गिवन है, ये जो अनसैचुरेशन होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अपन को एक पता है कि अगर मुझे डबल बॉन्ड लिखना है ना इसमें, इसका इन दोनों कार्बन में, तो मुझे कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। अगर मुझे डबल बॉन्ड लिखना है तो कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। कैसे भाई, कार्बन 4 ही बॉन्ड तो बनाएगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन हटा के आपने एक डबल बॉन्ड बनाया ना, दिस डबल बॉन्ड इज कॉल्ड डी। अच्छा, इसलिए आपने 2 से डिवाइड किया कि अगर 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो एक डीयू आएगा। तो आपने यहां पर लिखा है नंबर ऑफ लेस हाइड्रोजन एटम इन गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय 2। हाँ तो ठीक है ना, आ गया हमारा डीयू। मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, C3H8। इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6। भाई अगर C3 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 है, कोई डीओ नहीं होगा। अगर C3H6 है तो अपन क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना हो गया इसमें, 3। इसमें भी n का वैल्यू 3 था। अगर n का वैल्यू 3 है तो उधर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, कार्बन में n का वैल्यू से कार्बन डिसाइड करेंगे। तो कार्बन अगर 3 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दैट इज सैचुरेशन ना, वो हाइड्रो एल्केन का फॉर्मूला है, कंप्लीटली सैचुरेटेड। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये डीयू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। डीयू मतलब डबल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मतलब अगर कम होंगे तो उसको 1 डीयू बनाएगा, अगर 4 हाइड्रोजन कम है तो 2 डीयू बनाएंगे। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है कि जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके हिसाब से हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर नहीं है तो जितने हाइड्रोजन कम होंगे, जैसे इसमें 2 कम है तो मैं 2/2 लिख दूंगा, 1 डीयू बता दूंगा। अच्छा ठीक है, अल्टीमेटली आप मुझे जो भी फॉर्मूला दोगे मुझे इससे कंपेयर करना है ना सभी फॉर्मूलेस को। बिल्कुल। ओके, तो ठीक है, ये बताओ कि अगर हेलोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है तो क्या करना है। आप वो बता दो, ये भी बता दो और वो भी बता दो। चलो देखते हैं। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, मतलब डीयू कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली कार्बन हाइड्रोजन्स, ठीक है, देन कुछ नहीं, आपको ऐसे गिवन है C3H6 तो लिखा ही है, तो इट मस्ट बी, बंदा ऐसे करेंगे C3H6 होना चाहिए कितना, ये, और है कितना, ये, तो डीयू कितना, 8 - 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। एक डीयू आ गया, ठीक है। चलो दूसरा चीज, अगर मैं ऐसे लिख लूं तो लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है। होना चाहिए क्या, अगर कार्बन 3 है
8। तो हाइड्रोजन 8 होना चाहिए। देन du इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 8 होना चाहिए। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 होना चाहिए। है कितना 4 डिवाइड बाई 2 du हो गया 2। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मतलब du आप ऐसे कैलकुलेट कर लिया, हमें क्या फायदा है इसका कैलकुलेट करने से? हम इससे क्या कर लेंगे ये बताओ। हम इससे ये कर लेंगे कि अगर मुझे C3H8 गिवन है तो अपन बता देंगे कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर du का वैल्यू 1 आ रहा है इसका मतलब है इसमें या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। तो आप साइक्लिक रिंग बनाओगे कुछ स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या? अपन एक बार देख लें क्या? देखते हैं ना, मतलब मैं पूछ लेता हूँ। रमेश सर का फोन आया है, अपन उनको एक बार पूछ लेते हैं। एक सेकंड रुकना तुम लोग, रिकॉर्डिंग भी रोक लेना है क्योंकि उनको भी बताना पड़ेगा ना तुमको। ये मीटिंग का लिंक बस AP1 ग्रुप पे आया है। हाँ, तो अपन AP1 ग्रुप पे ही अपन पढ़ रहे थे, मतलब AP1 ग्रुप पे ही डाला था ना मैंने। तो AP1 और AC1 और AC2 ना अपने बच्चे जो मतलब कॉमन बैच जो अपन लेते हैं, AP2 को इसलिए नहीं डाला ना, वो लोग मतलब आपके फिर खामखा मतलब ऐसे करने लगते हैं ना, तो इसलिए तो अपन ने फिर तुम लोगों ने कहा था ना कि अपन अलग ही पढ़ते हैं सर। तो ठीक है, फिर मैंने इसको नहीं नहीं भेजा उनको। चलो ठीक है, फिर भी अपन मतलब वैसे भी उनका तो IUPAC नेमिंग मेरे ख्याल से खत्म हुआ, शायद खत्म भी नहीं हुआ IUPAC। चलो अपन शुरू करते हैं। तो अपन ने एक बात बताया कि DU अगर 2 आए, देखो अपन ने क्या करना है, अगर साइक्लिक रिंग भी बनाना है ना, मान लो, तो इन दोनों कार्बन एटम को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा तो आप इन दोनों को हटाओगे, फिर भी 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे अपन को, तभी तो ये कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बन सकते हैं। तो अपन इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो अपने पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे? इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, 2 बचे। 2 बॉन्ड हो गए, 2 बचे। इसके भी 2 बॉन्ड हो गए, 2 बचे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि मतलब किस टाइप से अपन को बताना है कि भाई, ठीक है, रुकना, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे बता सकते हैं। अब देखो इसमें DU2 का मतलब, अब चलो ठीक है, मान लिया मैंने कि भाई DU1 है तो 1 डबल बॉन्ड या 1, तो अपन को एक बार पता चल गया कि देख भाई DU का मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं होता। अगर कोई साइक्लिक रिंग भी बनाऊंगा तो एक DU आएगा, क्योंकि साइक्लिक रिंग बनाने के लिए भी तो आपने 2 हाइड्रोजन हटा के ही तो दोनों कार्बन को ऐड किया होगा आपस में। तो साइक्लिक रिंग अगर बनाना है तो भी अपन को DU बताना पड़ेगा, राइट? तो अपन DU बताएंगे उसमें ऐसे। तो अगर मान लो अपने पास 2 DU है तो हाँ, तो ठीक है ना, अपन 2 DU को ऐसे बनाएंगे फिर। तो अपन कहेंगे देख भाई, अब 2 DU के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो 2 DU आ रहा है मतलब 3 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकता कंपाउंड में। तो ठीक है, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं। वो कैसे? भाई एक डबल बॉन्ड हटाया, राइट ना, एक डबल बॉन्ड हटाया अपन ने, राइट? तो अगर अपन एक डबल बॉन्ड बनाना है तो 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, तो एक डबल बॉन्ड बन गया। और एक और डबल बॉन्ड हटाया तो एक 2 हाइड्रोजन हटाए तो एक और डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन के अभी भी 4 बॉन्ड है। भाई कुछ बच्चे अपने पास नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ये OC का डिस्कशन चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, IUPAC नेम वाला, राइट ना। तो जो भी बच्चे मतलब AP2 वाले होंगे उनका OC खत्म नहीं हुआ, तो वो बच्चे मतलब उनको, उनका OC शुरू भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने तुमको लिंक नहीं भेजा था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।
तो बता देना, मतलब अब उसमें ओसी चल रहा है तो इसलिए मैंने तुमको लिंक नहीं भेजा। अभी रमेश जी का फोन आया था कि सर आपने लिंक नहीं भेजा। मैंने कहा मैं तो मतलब डिस्कस कर रहा हूँ PP1 के साथ, है ना, जैसा अपना था लास्ट क्लास में। तो अपन क्या करेंगे भाई, अब 2 DU में अगर इधर देखें काउंट करें तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना पाएगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई 2 DU मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड लिख सकता हूँ तो 2 DU हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तब भी 2 DU होगा। कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें भी डबल बॉन्ड और H हो गया। देखो इसमें भी 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी DU2 होगा। तो DU मतलब फिर अब अपन कहेंगे अच्छा इसमें रिंग बन सकता है, बनाओ आप। एक रिंग का DU हो गया और एक DU डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपन को, दैट इज आल्सो अ DU। भाई इधर अगर अपन तुम देखोगे तो कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाना, ये लो भाई हो गया कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड, ये कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होंगे, ये DU है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लेते हैं कि भाई ठीक है सर आप बता रहे हो तो मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये तो C6H6 है, हाँ तो DU कितना होगा बताओ, तुम लोग बताओ DU कितना होगा इसका, इसका DU कितना लिखूं मैं, कितना DU आएगा भाई अपना, सब लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। तो अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए, अपन वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन को 14 होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे 14 - 6 डिवाइड बाय 2, अपने पास DU आ गया 4। अगर मैं DU 4, तो देखो भाई अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, एक तो बना देते हैं 6 मेंबर रिंग बना, और तीनों में डबल बॉन्ड बना देते हैं, ऐसे बना दूंगा। तो देखो इसमें 4 DU हैं, कैसे 4 DU हैं, 3 तो हो गए डबल बॉन्ड और एक हो गया साइक्लिक रिंग, DU हो गया, एक हो गया साइक्लिक रिंग। आपने बताया ना रिंग के लिए भी तो एक DU होता है, एक DU मतलब एक डबल बॉन्ड या एक साइक्लिक रिंग। 1 DU का मतलब हो जाएगा या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या साइक्लिक रिंग होगा, दैट इज व्हाट। तो ठीक है अपन इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, आप जैसे चाहे लिखो। तो आप ऐसे लिखो 4 DU है, 6 कार्बन एटम, ये लो, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये लो हो गया। देखो इसमें 6 हाइड्रोजन एटम है और 6 कार्बन एटम्स है, तो फिर मतलब C6H6 इज नॉट अ बेंजीन ऑलवेज, ऑब्वियस सी बात है। हाउ कैन वी से दैट, अगर मुझे DU4 गिवन है, 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है, तो वी विल से दैट कि भाई हमेशा बेंजीन होना जरूरी नहीं है। लेकिन सिंस अपन छोटे क्लासेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें अज्यूम ये करते हैं कि अगर मान लो 4 या उससे ज्यादा DU है तो बेंजीन के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि जनरली छोटे क्लासेस में वो अगर 4 या उससे ज्यादा DU देते हैं तो रिंग जरूर होता है कंपाउंड, लेकिन मैंने 100% नहीं कहा कि होगा ही होगा, समझ में आया? ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मैंने वैसे लिखा कि भाई अपन ने लिखा ऐसे C4H12, तो अपन ने कहा C4 है तो H हो जाएगा 10। हाउ कैन यू राइट 12, 12 तो हो ही नहीं सकता, हाँ तो नहीं हो सकता, तो अपन बताएंगे ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसमें C4H10 से 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, DU इसमें आ ही नहीं सकता। C4, ये C9 नहीं है, 4 लिखा है मैंने उसमें 9 समझ के अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और 9 नहीं है बेटा, वो C4H10 है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें DU नहीं आ सकता, रीजन कार्बन अगर 4 होंगे तो हाइड्रोजन 10 से ज्यादा थोड़ी हो सकते हैं, तो कम ही होंगे। तो अपन क्या करेंगे, तो कहेंगे ये तो गलत है, इसमें तो DU नहीं है, इसमें DU क्या, कार्बन के बॉन्ड ज्यादा बनाने पड़ेंगे, जो गलत हो जाएगा। मतलब C4 है तो H10 हो सकता है बस, तो अपन कहेंगे इसमें DU 0।
तो फिर इसमें कहेंगे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है इसमें। तो फिर कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें डी यू कैलकुलेट करके बताओ। अब डी यू तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। दिख नहीं रहा? अच्छा हाँ ये बस तो सही है, दिख नहीं रहा। अब देखेगा, देखो रुक जाओ, हाँ एक मिनट, अपन उसको ऐसे कर लेते हैं मार मार के। C4H10 मैंने C7H10 लिखा है, C7H10 कितना डी यू होगा? 7 है तो 14 + 2 16 होना चाहिए, 6/2 होगा, 3 हो गया, वेरी गुड। लो भाई डी यू कैलकुलेट करना आ गया अपन को। अब अगर आपको डी यू कैलकुलेट करना आ गया ना, तो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, है अपन को डी यू कैलकुलेट करना आ गया। अच्छा तो मुझे बता सकते हो कि मैं ये कंपाउंड मेरे पास है, इसमें कितना डी यू है? इस कंपाउंड में कितना डी यू प्रेजेंट है? इस कंपाउंड का डी यू कितना होगा बता सकते हो? सब एक ही आंसर दे रहे हैं। बस जीरो कहाँ लिखा मैंने? हाँ इसमें जीरो लिखा है, ये वाला जीरो था, जीरो थोड़ी है, तो 3 था ना अपने पास। सब लोग एक ही आंसर दे रहे हैं, एक अलग आया तब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा ठीक है, देखते हैं अपन, है? चलो डी यू कैलकुलेट करते हैं। तो इधर 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड है, एक रिंग, दो रिंग, एक रिंग का एक डी यू, तो 5 डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इधर भी था, तो 6 डबल बॉन्ड हो गए, +2 रिंग्स, 8 आ रहा भाई। एक रिंग का एक डी यू होता है, आपने बताया था। हो गया डी यू। अब बताओ किसी को डाउट है? चलो भाई अच्छा ठीक है, अब इसमें बताओ, मेरे पास ऐसे गिवन है, अब तुम मुझे डी यू बताना। अब बताओ डी यू। होंगे ना हाइड्रोजन आटम, जितना ज्यादा रिंग ज्वाइन करोगे। जैसे इधर देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, मैं कुछ इधर ऐसे लिख के बताता हूँ इसको एक बार अपन ऐसे, है जैसे ये है। तो इधर तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, इधर भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इधर भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, जहां डॉट लगाया हुआ कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट थे। कार्बन अपने पास यहाँ पर कितने थे? 6 + 4 10 + 2 12 कार्बन एटम्स। और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं ऐसे भी लिख के बता सकता था डी यू कितना है, उसको लिख के भी मैं बोल सकता था डी यू कितना आएगा। 12 था, 24 + 2 26 होना चाहिए, 10 है तो 26 - 10 ÷ 2 8 आ गया। चलो इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 तो रिंग हो गए और 2 डबल बॉन्ड हो गया सब। सबको समझ में आया? तो इसका डी यू 7 आया। मैं कार्बन भी लिख सकता था ऐसे, कंडेंस फार्मूला फिर बता सकता हूं। यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ भी 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ भी 4 बॉन्ड, 4 नहीं हुए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर CH2 होंगे, दो दो हाइड्रोजन आटम, इधर दो दो हाइड्रोजन आटम होंगे,
इधर एक एक हाइड्रोजन एटम, इधर भी देखो कि मैं कहीं भी कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा। मैं इन सबको कंडेंस करके ना कार्बन कैलकुलेट कर लूंगा। 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। कार्बन मेरे पास 14 आ गया। हाइड्रोजन चेक कर लेता हूं। 2 4 6 8 10 12 और 2 कितना हो गया? 12 और 2 14 और 2 16। लो भाई हो गया, कैलकुलेट करो। हो गया। चलो अब लास्ट, तो फिर हाइड्रोजन कार्बन का डीयू खत्म अपना। मेरे पास ऐसे गिवन है, बताओ कितना हो? डीयू कितना हो? अच्छा फिर नहीं दिख रहा तुमको, क्यूब बना दिया मैंने तो। चलो ऐसे ही रहने देते हैं। पता इसमें काफी सारे रिंग्स ना आपस में कॉमन भी है, तो अपन फंस सकते हैं। अपन क्या करेंगे, सबके हाइड्रोजन ले लेंगे, एक एक हाइड्रोजन ही तो होगा सबके पास। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें वर्टेक्स कितने हो गए? 8, मतलब 8 कार्बन एटम और 8 हाइड्रोजन एटम। हर एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा। अब बताओ कितना होगा? C8H8 है। बोलो। मैं तो ऐसे कैलकुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि इस वाले रिंग से इधर भी बॉन्ड, इधर भी रिंग कॉमन है, और इधर भी नीचे भी रिंग कॉमन है, इधर भी रिंग कॉमन है। भाई गलती होने के चांसेस बढ़ गए। अब ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन कॉन्डेंस, इसलिए तो ऐसे फॉर्मूला लिख के बता रहा था मैं कि अगर मान लो कभी अपन को कंफ्यूजन हुआ, कॉन्डेंस फॉर्मूला लिख लेंगे। अपन को ये तो पता है ना किसी कार्बन का 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता। दैट इज डी, राइट? समझ में आया अपन को? अब दूसरा देखते हैं। तो देख, अगर कार्बन ऑक्सीजन और मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, अपन को पता है क्या करना है। अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हेलोजन है, एंड हेलोजन, हेलोजन को अपन एक्स से डिनोट करते हैं, देन तब क्या करेंगे डीयू कैलकुलेट करने के लिए? तो देखो भाई, अब अपन को कैलकुलेट करना आ गया ना, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अपन को फटाफट कर लेंगे। हमें फॉर्मूला लिख के हमेशा चेक करना चाहिए, नहीं तब जब मतलब अपन को लगे कि अपन गलती कर सकते हैं। जैसे इसमें काफी गलती होने के चांसेस थे, तो अपन ने कंडेंस फॉर्मूला लिख लिया। इधर गलती करने के कोई चांसेस नहीं है, हाइड्रोजन लिख देते हैं ना फटाफट। दिख तो रहा था इधर तो साफ साफ, डबल बॉन्ड 6, 2 रिंग 8, खत्म बात। तो वो देख लेंगे, और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहीं से अब जो ये पार्ट है ना 33% पार्ट जो मुझे बताना है, तो अपन उसमें ना बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप करो। कोई डाउट हो तो आप बता दो। तो इधर अपन को DO5 आ रहा था। हाँ, तो अगर इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, देन replace each halogen by one hydrogen atom, then compare with CnH2n plus 2। चलो भाई कर देते हैं। अब देखते हैं पर कि क्या बता रहे हो आप मुझे। ठीक है ना? अब अपन चेक करते हैं कि अब आप क्या बोलना चाहते हो, वो देखते हैं अपन। ठीक है? अब देख, आपने मुझसे कहा कि अगर मान लो किसी कंपाउंड में, एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास गिवन है C4H5Cl, देन इट इज C4H6। वो क्यों? क्योंकि आपने
मैंने क्या किया, एक हैलोजन था Cl, उसको एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, कर दिया। तो क्या बन जाएगा, C4H6 बनेगा। DU इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, दैट इज 6 C4 है तो H10 होना चाहिए, 2 DU आ गया। ले भाई हो गया, ठीक है ना। तो अब बोल रहे हैं कि क्यूब में तो 6 रिंग है तो DU 5 कैसे, क्योंकि काफी सारे रिंग कॉमन थे ना, वर्टेक्स बहुत सारे ऐसे थे ना जो एक ही वर्टेक्स से 3 कार्बन एटम अटैच थे, तो उसमें गलती होने के चांसेस है, तभी तो मैंने कॉन्डेंस फार्मूला लिखवाया आपसे। मतलब 6 रिंग बना हुआ है, ऐसा क्यों, क्योंकि वर्टेक्स भी और एज भी काफी सारे कॉमन थे, तो फिर वहां DU चेंज होगा, इसलिए अपन को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। अब मान लो अपन ऐसे गिवन है अपन को, मैंने आपसे कहा नहीं मेरे पास तो ऐसे गिवन है C5H6Cl2, ठीक है, C5H8 हो गया, C5 है, मैंने हैलोजन रिप्लेस किया, 2 हैलोजन्स थे, आपने लिखा ना साफ साफ, replace each halogen by 1 hydrogen atom, राइट। तो C5H8 हो गया, अगर मैं इसको हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करूंगा तो ये, तो DU इज इक्वल टू, ये भी 2 आया। अगर मैं ऐसे लिखूं तो C6H6Cl2Br2, ठीक है, देन इट इज C6H6 है, तो ये 4 हैलोजन को हटा के 4 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, 10 हो गया। क्या करें, DU कैलकुलेट करते हैं, C6 है तो 12 + 2 14 होना चाहिए, DU इज इक्वल टू 2, फिर इसमें 2 आ गया। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो ऐसे कर, तो ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, DU इज इक्वल टू 12 होना चाहिए, 6 3 होगी। तो अब ये जो DU आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसे क्यों आ रहा है ये, मतलब अगर मैं ऐसे कर लूं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, तो इसको लिखेंगे अपन C4H10, DU इज इक्वल टू 0, पता क्या होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, आपने क्या किया, आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, आपको पता था कि अगर आप इसमें ClBrI या कुछ भी लिखोगे तो आप कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी हो सकते हैं, तो आप किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही तो लिखोगे। तो मैंने क्या किया, अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हैलोजन है तो उसको हटा देना और उसकी जगह H लिख लेना, तो हाँ ठीक है, इसलिए तो आप ऐसे करवा रहे हो कि अगर Cl हो तो उस Cl के बदले एक हाइड्रोजन डाल देना, क्योंकि हैलोजन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड होते हैं कार्बन से, किससे अटैच्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड से, और अगर वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर DU मतलब अपन हैलोजन को हटा के हाइड्रोजन रख लेते हैं और उससे कंपेयर कर देते हैं एल्केन के फॉर्मूले से, तो आ जाएगा। ठीक है, तो अपन अगर हैलोजन होगा तो क्या करना है अपन को पता चल गया, ठीक है। अब इनमें, अब DU कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चला, ये तो पता चल गया कि अगर मान लो DU2 है इसमें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो फॉर्मूले वाली बात है कि भाई आप DU2 के लिए आप ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हो ऐसे, CH2CH3, तो फिर ये हैलोजन कहाँ है, तो अपन क्या करेंगे, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन लिख देंगे। अब इसको हटा लो तो इधर एक Cl लिख लेना, या फिर इसमें से किसी हाइड्रोजन को हटा के Cl लिख लो, या इसको हटा के Cl लिख लो, ये इन दोनों कार्बन आइटम पे, इस कार्बन पे कभी Cl नहीं लिखेंगे फिर अपन, अगर ऐसा फॉर्मूला बनाए तो। वो क्यों, क्योंकि इसके तो बॉन्ड कंप्लीट है और हाइड्रोजन है नहीं, और आप Cl तो हाइड्रोजन को हटा के ही लिखोगे, रिप्लेस करना पड़ेगा ना, आपने बताया, तभी तो आपने कहा कि रिप्लेस 1 Cl by 1 हाइड्रोजन एटम और DO से कंप्लीट करके बता।
तो ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला हुआ। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो अपन कहेंगे ये लिखा है ना, तो इसमें आपकी मर्जी, आप इस कार्बन पे या इस कार्बन पे किसी पे भी आप Cl लिख सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो ये वाला इस फॉर्मूले को मैच करेगा। अपन ने कार्बन का कभी वैलेंसी चार्ज से ज्यादा नहीं बनाया, ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आएगा। तो अपन कहेंगे बस ऐसे ही लिख सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो ना, आपको पता है 2 DU है तो आप रिंग भी बना सकते हो, आप Cl कहीं भी लिख सकते हो। इधर देखो एक हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, इसमें भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ DU। अपन को DU से ये पता चल जाएगा मैं मॉलिक्यूल में क्या बना सकता हूं, मैं क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकता हूं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DU, इसलिए अपन इतनी देर उसमें लगा रहे हैं। अब अपन कहेंगे इफ मॉलिक्यूल हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब भाई हेलोजन तो मुझे समझ में आ गया क्या करना होता है, कि हाइड्रोजन, हेलोजन एक जितने हेलोजन है उनको हटा के उनकी जगह हाइड्रोजन डाल दो। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? तो अपन कहेंगे देखो भाई ऑक्सीजन में क्या होता है, आप ऑक्सीजन को छोड़ दो, आप ऑक्सीजन एटम को छोड़ देना एंड कंपेयर गिवन कार्बन एंड हाइड्रोजन विद CnH2n प्लस 2, इससे कंपेयर करें। अच्छा तो आप ये बता रहे हो कि अगर मुझे ऐसे गिवन है, मुझे ऐसे गिवन है, तो आप ऑक्सीजन को छोड़ दोगे और DU कैलकुलेट कर लो। अब अपन को आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं तो अपन को कैलकुलेट करना आता है DU। हाइड्रोजन कितने कम है, डिवाइड बाई 2। अगर मुझे ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देन इट इज व्हाट, DU इज इक्वल टू 0। इफ इट इज लाइक दिस देन, तो ठीक है ना, ये तो बड़ा इजी है। C4 है, H6 हो गया, C4H10 होना चाहिए था, DU इज इक्वल टू 2। फिर तो ये इजीली बता दें DU कैसे लिखना होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन वाला भी पता चल गया। चलो एक और बचा हुआ है जो नाइट्रोजन वाला होता है। अगर नाइट्रोजन है तो फिर क्या करेंगे, ये फोर्थ पॉइंट है, द मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन वाले में कुछ था नहीं, ऑक्सीजन को छोड़ दो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाकी बचे हुए को, कार्बन हाइड्रोजन को आप कंपेयर कर लो, ये था। तो फिर अगर नाइट्रोजन है तो फिर क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे कोई बात नहीं भैया, नाइट्रोजन है तो अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन के लिए देन सब्सट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन आइटम फॉर ईच नाइट्रोजन and compare the remaining carbon and hydrogen with CnH2n plus 2। अच्छा, हेलोजन के लिए हाइड्रोजन हटा के Cl, हेलोजन हटा के Cl डालना होता है। ऑक्सीजन के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। नाइट्रोजन के लिए मतलब नाइट्रोजन हटाने के लिए हमें एक हाइड्रोजन भी माइनस करना होता है, वही लिखा आपने भाई, सब्ट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन एटम फॉर ईच नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल में अपन कहेंगे सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है C3H5N, then it is C3H4,
DU इज इक्वल C3 है, H8 होना चाहिए, 4 है, DU इज इक्वल टू 2। मतलब इस कंपाउंड में DU2 है। अगर मुझे ऐसे गिवन है तो मैं भी इसको भी ऐसे, लेकिन फिर काफी वैसे हो जाएगा, अपन इसको C4 करेंगे। देन इट इज व्हाट C4H4 हो जाएगा। तो DU इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C4 है, H10 होना चाहिए, 3 DU आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ठीक है, अपन को समझ में आ गया भाई कि नाइट्रोजन के लिए आप क्या करते हो, उसमें एक हाइड्रोजन, जितने नाइट्रोजन एटम होंगे उनको हटाने के लिए अपन उतना ही नाइट्रोजन ऐड करेंगे। तो अपन को एक बात पता चल गया, DU मतलब है ना, कार्बन हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं करना होता है। कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजन अगर है, देन रिप्लेस हैलोजन बाय हाइड्रोजन एटम, ईच हैलोजन बाय हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, अपन हाइड्रोजन एटम से उसे रिप्लेस कर लेंगे। और ऑक्सीजन है तो लीव ऑक्सीजन एटम। और अगर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है तो, है ना, सबस्ट्रेट 1H एटम फॉर ईच नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कर लूंगा। तो अगर मान लो मेरे पास एग्जांपल ऐसे, मुझसे कहा गया DU कैलकुलेट करो, तो अपन कहेंगे ठीक है, देन इट इज C5H6। मैंने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, H6 लिख के। आपको पता है हाइड्रोजन के लिए अपन को हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देना। C5H12 होना चाहिए, 3DU। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, भाई इसके लिए 2Cl ऐड करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, और इसके लिए माइनस करने होंगे। भाई इसके लिए माइनस करने होंगे हाइड्रोजन एटम, इसके लिए ऐड करने होंगे, तो छोड़ो ना। जितने इधर ऐड करता तो इसके लिए ऐड करता तो C5H6 होता, और फिर इसके बाद माइनस करने पड़ते तो मुझे C5H4 ही आ गया, DU4। मतलब अगर ये सारे एटम अगर कंबाइंड भी हैं तो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे DU, अपन को कोई प्रॉब्लम। ये आपका DU। अब इसका जो यूज है ना मेन, दैट विल बी इन आइसोमरिज्म। इसलिए मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं था उसको, क्योंकि वो अपन आइसोमरिज्म में, जब अपन आइसोमरिज्म पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन शीट में गिवन था इसलिए अपन ने पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई पढ़ना तो था ही अपन को बाद में, तो अभी पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा अपन को। तो मुझे नहीं लगता अब A5 में किसी को डाउट है, A6 में किसी को डाउट है, और अब अपन इसमें एक बार A7 की बात करते हैं। मैं इसको हटाऊंगा, अब हटा देता हूँ। मेरे ख्याल से सबको DU समझ में आ गया, DU क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अपन को पता चल गया कि भाई DU कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको DU कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो मैं काफी क्वेश्चंस में बताऊंगा DU कैसे कैलकुलेट करना है और उसका यूज क्या है। अब अपन को गिवन था, ड्रॉ द फॉर्मूले फॉर द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द होमोलोगस सीरीज। भाई देखो, होमोलोगस सीरीज का मतलब है
CH2 का डिफरेंस। तो अपन को ऐसे गिवन, पहले वाले में फॉर्मिक एसिड, एक CH2 बड़ा होना, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, डिफरेंस ऑफ CH2 बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन एक CH2 का डिफरेंस है दोनों में, दैट इज होमोलोगस सीरीज। H है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, H है, एक CH2 डाल दो इधर, ये लो, ये दूसरा मेंबर हो गया होमोलोगस सीरीज का। बताते जाओ, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। 4 लिखने बता सकते हैं। अब A4 में अपन को गिवन है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब देखना अपन ऐसे लिखते हैं, ए वाले को लिखते हैं, ए वाला अपन को ऐसे लिखते हैं भाई। अब सबके पास शीट है, ये किसी को मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि शीट नहीं है किसी के पास, ठीक है। A7 में दोनों साइड में से नहीं, BCH2 नहीं भी नहीं, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं क्या, लिख दो। लो भाई, कह रहा है कि मैं उस तरफ लिखूंगा, तो लिखो, ये हो गया, ये। अब बताओ, क्या ये एसिड है क्या, बोलो। नहीं है, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होता, तो एस्टर हो गया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होता ना, तो ये तो एस्टर हो गया। अब अगर ये एस्टर हो गया तो अपना होमोलोगस का डेफिनेशन तो गलत हो गया। अपन ने क्या कहा था, एक CH2 का डिफरेंस हो और फंक्शनल ग्रुप से चेंज हो गया, तब तो ये होमोलोगस नहीं है, CH2 का डिफरेंस तो है। ठीक है, दिमाग में कोई भी आएगा ना क्वेश्चन, आपको पूछना है बस, खत्म। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज होमोसाइक्लिक। हाँ ठीक है ना, सेम साइड ऑफ सेम टाइप के कार्बन एटम है तो होमोसाइक्लिक हो गई। एक ऐसे भी ले लेता हूं, ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो क्यों, कोई कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा आया, कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा आया तो अपन बता देंगे उसको। ये हेट्रोसाइक्लिक है, एलिफेटिक और साइक्लिक होना चाहिए, ये है ना एलिफेटिक, ये भी डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी एलिफेटिक और साइक्लिक। अच्छा, अपन एक और काम करते हैं, रुक जा, अपन ऐसे करते हैं, ये सी है ना, इसमें अपन लिखते हैं होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब देखना, अपन कहेंगे देखो भाई, ये एक ही टाइप के कार्बन एटम इसलिए है, तो जो ये होगा वो ये नहीं होगा। एलिफेटिक और साइक्लिक मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये है। एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ये तो बेंजीन वाले एरोमेटिक होते हैं, जैसे बेंजीन होता है ना, वो एरोमेटिक होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। सैचुरेटेड, मुझे कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के लिए मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखने चाहिए इसमें। कोई डाउट है तो पूछो। अब दूसरा चेक करते हैं, अपन कहेंगे अगर ये है तो अपन कहेंगे फिर होमोसाइक्लिक का मतलब एक ही टाइप के एटम हो, इसमें तो अलग आ गया, मतलब ये वाला है ये नहीं है। एलिफेटिक, हाँ डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा ना, तो एलिसाइक्लिक होगा ना। एरोमेटिक नहीं, सैचुरेटेड हाँ है ना, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, अनसैचुरेटेड नहीं।
एरोमेटिक वाला रुको अभी, एरोमेटिक वाले में रुको अभी, बेंजीन वाले को ही बस एरोमेटिक मानो अभी, बताऊंगा ना, क्योंकि एरोमेटिक अपने आप में एक टॉपिक है, तो वो बताऊंगा मैं, है? थोड़ा सा वेट करो अपन। अभी अपन बेंजीन जितना अपन ने स्कूल वाले में पढ़ा ना, बेंजीन वगैरह बना के, वो अपन ने बताया ना स्कूल वाले में, वो एरोमेटिक है, उतना अपन को काफी है। दूसरा फिर अपन ऐसे लिखते हैं, बेंजीन बनाया अपन। अब देखते हैं अपन, है बेंजीन बनाया अपन ने, तो अब अगर बेंजीन बनाए तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, होमोसाइक्लिक सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम से बना हुआ है, हेटेरो नहीं है, एलिफेटिक साइक्लिक हो ही नहीं सकता, इसमें तो डबल बॉन्ड है, तो अपन कहेंगे एलिसाइक्लिक, इस पार्ट में इस वाले पार्ट में एलिसाइक्लिक नहीं हो पाएगा, एलिफेटिक और साइक्लिक। एरोमेटिक ऑब्वियसली बात है, बेंजीन है तो एरोमेटिक होगा। सैचुरेटेड नो नो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर भी अनसैचुरेटेड हो गया। अब अपने पास ऐसे गिवन था, बेंजीन समझ में आ गया अपन को, अब ऐसे गिवन है, इधर ये साइक्लिक वर्ड की बिल्कुल बात ना करना, इसमें तो साइक्लिक है ही नहीं, और एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, चेन वाले कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं हो सकते। लो भाई पहले चार तो गलत हो गए इसके लिए, तो बचा क्या, ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की वजह से सैचुरेटेड नहीं है, बता देंगे। अब वो कह रहा था, कोई अपन से पूछे सर A7 का C ये नहीं है, A7 का C ये नहीं है, A7 का C ये नहीं है, मतलब C कौन सा, C तो ये होगा ना, A7 का C ये नहीं है मतलब, ऐसा है ना A7 का C। हाँ तो इसमें तो दोनों तरफ में से कहीं भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, फंक्शन ग्रुप थोड़ी चेंज होगा, दोनों A7 का C पूछा था क्या, ठीक है, कुछ तो पूछे था, नहीं जाने दो। अब अपन A9 की बात करेंगे भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, मैंने आपको अमाइंस बताया, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, अगर नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है तो 3 डिग्री है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, अगर एक ही नाइट्रोजन एटम से एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है तो 2 डिग्री अमाइंस, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनेंगे, और अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसको कहते हैं अपन 1 डिग्री अमाइन, the primary amine, secondary amine, tertiary amine. It is on the basis of number of hydrogen atom with the nitrogen. मैंने आपको बताया था, लेकिन बाकी सभी केसेस में ना अपन ऐसे बताते हैं, जैसे अल्कोहल्स है, तो जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितना साइड से कार्बन अटैच है, ये 3 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। अमाइंस में वैसा नहीं होता, बाकी सभी केसेस में क्या होता है कि भाई कितने तरफ से कार्बन अटैच्ड है, दो तरफ से 2 डिग्री हो जाएगा। अब इधर कितना भी बड़ा चेन हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कितना तरफ से कार्बन से अटैच्ड है वो डिग्री डिसाइड कर जाएगा। 8 का D, ये सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है बस, जिसमें साइक्लिक वर्ड है वो ये हो नहीं सकता, ठीक है, और एरोमेटिक सिर्फ रिंग्स होते हैं, तो बचा क्या, खत्म हो गया, पहले 3 में तो साइक्लिक वर्ड यूज है, तो साइक्लिक थोड़ी है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं तो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो 1 डिग्री,
मैंने आपको बताया अमाइंस को कैसे कैसे पहचानते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, उसके अलावा बाकी सभी केसेस में डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, जिस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है वो कितने तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, बाकी सभी केसेस में इसके अलावा वो थोड़ा इसके लिए अलग होता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बना लेते। अब अपन आईयूपैक नेम की बात करें। अब अपन आईयूपैक नेमिंग की बात करते हैं। आईयूपैक नेमिंग में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डाउट होंगे, तो मैं B6 पूछा है आपने, तो मैं B6 की बात कर लेता हूं। आपने मुझसे B6 पूछा था, ठीक है, तो अपन B6 की बात कर लेते हैं। B4 B5 B6, ठीक है। अब B6 में अपन को गिवन था आईयूपैक नेम है मतलब ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो B6 में पूरा ही लिखा हुआ नहीं, B6 का B पार्ट लिखा हुआ है, तो B पार्ट ये है भाई, ऐसे गिवन है। हाँ तो इसको ऐसे कंप्लीट करो ना। देखो इसमें एक ही ग्रुप अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, लेकिन इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, चेन छोटा है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी वो दे जाता किसी ने, पता है वो क्वेश्चन है मेरे पास अभी, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, श्रेयांश ने पूछा था क्वेश्चन, देखते हैं उसको। तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एक ये और एक ये, तो अपन लिखेंगे ना, ये मिथाइल ये साइक्लोहेक्साइल, तो ये H और ये M लिखो, 2 साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल और प्रोपेन। B6 के बाद D1, B6 के बाद D1 पूछा था। ज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोगों ने सॉल्व किया है। D1 में अपन को E और H बताने थे, ठीक है भाई। तो D1 में ना अपन को ऐसे गिवन है, देखो एक डबल बॉन्ड गिवन है और एक SO3 गिवन है, तो बड़ा इजी हो गया है भाई। इसमें इजी इसलिए हो गया अपने लिए क्योंकि इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में लोएस्ट लोकेंट फॉलो करना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन, अगर बी का आंसर कुछ और है, एक मिनट रुक जाओ यार, बी के आंसर में चलते हैं। बी के आंसर में टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, अच्छा वो भी बदल सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब उसमें लिखा है ना, देखो ऊपर कॉमन नेम यूज करने के लिए बोला ना, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, वो मैंने नहीं बोला, मैंने तो आईयूपैक नेम बता दिया, कॉमन नेम बताना था। बोल रहा है कि जो ये एल्काइल ग्रुप में इसको, ये जो ग्रुप अटैच्ड है ना, इसका कॉमन नेम लेके आप बताओ क्या है, बता देंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल है, तो उसने बताया ना कि कॉमन नेमिंग से बताओ आप, तो अपन को तो आईयूपैक नेमिंग यूज करना है ना। वो कह रहा है इस ग्रुप को ना कॉमन, इस ग्रुप के कॉमन नेम लेके आप बताओ आईयूपैक नेमिंग, अदरवाइज वी हैव डन आईयूपैक नेमिंग, ठीक है ना। तो उसने क्वेश्चन में लिखा था, मुझे लगा सिर्फ आईयूपैक नेमिंग बतानी है, तो मैंने बता दी। कॉमन नेम लेना है तो लो कॉमन नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो आपको आईयूपैक नेम बताया था, जो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम होगा, ये तो कॉमन नेम है इसका, ठीक है ना, वो बताया। तो बाकी सब में भी हो जाएगा। फिर पहले वाले में अपन सेकेंडरी ब्यूटाइल ले लेंगे, दूसरे वाले में टर्शरी ब्यूटाइल, थर्ड वाले में आइसोप्रोपाइल और फोर्थ वाले में इट इज नियो पेंटाइल। ओके, कौन सा था, बी, नहीं अपन डी कर रहे थे, डी का ई मैंने बता दिया आपको है 5 ऑक्सो। अब उसमें कुछ लिखा तो नहीं, देख लो मैं ऊपर, क्योंकि मैंने तो बताना शुरू कर दिया, मुझे लगता है सिर्फ आईयूपैक नेम बताने हैं, तो चलो भाई बताते हैं आईयूपैक नेम, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या करना था, D1 का ई,
IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तो IUPAC नेमिंग ही बताना है, ठीक है। तो 5 ऑक्सो, और ऑक्सो को कीटो भी लिख सकते हैं, हेप्टेन 3 सल्फोनिक एसिड, ये लगाइए 3 सल्फोनिक एसिड, दैट इज। फिर दूसरा क्या था अपने पास, H। H में गिवन है तुमका ऐसे, इधर SO3H है, ऐसे गिवन है, इधर Br है और इधर ऐसे। देखो भाई, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, तो लोएस्ट लोकेंट फॉलो करो और लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करो। ये लो हो गया, 4 ब्रोमो, 5 मिथाइल, बाकी आपको पता है हेक्सेन, 2 सल्फोनिक एसिड, हो गया। किसी ने अपन से सी भी पूछा है, सी वाले को भी देख लेते हैं। इधर वो अच्छा, और इधर NH2 है। अपन क्या करेंगे, देख ये CH3 है, ये CH2 है, हमें एक बात पता है कि NH2 से ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, OH का, लिखो। और इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करो। ये देखो, ये अमाइनो ग्रुप है ना, अपन ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक ही चेन में आ गया ना, तो अपन को पता चल गया ये। अब अपन क्या करें, ठीक है, तो सी वाले में ना कितने कार्बन एटम आ रहे हैं अपने पास, लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है ना अपने पास, नहीं बन रहा, ये तो 5 आ गया अपने पास, वो भी सब्स्टिट्यूएंट जैसे होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल तो फॉलो नहीं किया अपन ने, इसके साथ लोएस्ट लोकेंट फॉलो करो और लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करो, क्योंकि बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, जैसे CNBRI फॉलो करो, 6 और 7। तो फिर आपने ऐसे क्यों नहीं किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप इन द मेन चेन, नहीं वो डबल बॉन्ड के लिए होता है, डबल बॉन्ड अगर होता ना यहाँ पर, तो अपन डबल बॉन्ड के लिए करते हैं, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है, तो अपन ने इसी को लिख लिया। तो अपन ने क्या किया, अपन ने लोएस्ट लोकेंट OH के रिस्पेक्ट में फॉलो करना है, और लॉन्गेस्ट चेन, वन इज रिटन ट्वाइस। अच्छा, पर तो मजा आ गया, 1 2 3 4 5 6, फिर उधर 7 कैसे आ रहा है, 2 बार 1 लिखा था, नंबर सेम आ रहे थे। ठीक है, चलेगा। 7 वाला फिर भी सही था मेरा, ऐसा कैसे था, तो नंबरिंग कुछ गड़बड़ किया होगा, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन उठा है। तो अपन क्या करेंगे ना, अब जैसे अपन ने प्रायोरिटी लिखा था ना, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप फॉलो किया, उसके बाद डबल बॉन्ड था नहीं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड था नहीं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, और लॉन्गेस्ट चेन फॉलो किया। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखें, तो अपन कहेंगे भाई CH2 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अमाइनो मिथाइल, और इसको इथाइल, तो लिख देते हैं भाई, ये ए से शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपन को पता है, तुम बोलो तो लिख देता हूँ, है ना, तुम बोलो तो लिख देता हूँ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ये मैंने आपको बता रखा है पहले से, वो ऑर्डर लिखा था मैंने कि भाई अपन क्या लिखते हैं, कि सबसे पहले आप सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट, अदर फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट, सब ऐसे फॉलो करें। तो आपने एक बार पूछा था, वो डी था शायद,
एफ था, एफ वाले में अपन को गिवन है, चलो भाई फिर लिख लेते हैं। एफ वाले में अपन को ऐसे गिवन था, इधर बी आर है, इधर ओ एच है, और इधर अपने पास गिवन है ऐसे एफ वाले, है ना। तो एफ वाले में अपन क्या करेंगे कि भाई ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड होता तो अपन उसको करते ना, पहले अपन किसको, लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो कर लेंगे। अपन ने क्या पता, एक नंबरिंग के लिए अपन ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन कार्बन नहीं है तो ऑलवेज फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप एंड द लॉन्गेस्ट चेन रूल, ये अपन ने लिखा हुआ है, देखना। तो अपन को सिर्फ वर्ड मतलब वो फॉलो करना ना, अपन को जो आपने सेंटेंसेस दिए हैं अपन को सिर्फ सेंटेंसेस से मतलब है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल कहाँ आ रहा था, 6 वाले में, अपन इसकी नंबरिंग हटा, ये लो। तो इसको क्या लिखे, 1 डैश 2 डैश, 2 डैश ब्रोमो इथाइल, तो ऐसे हो जाएगा 2 डैश 3 पे लिखेंगे ये वाला पार्ट, ब्रोमो इथाइल, है ना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाकी आपको पता है एक्सेन और एक्सेन टू और तो लिख सकते हैं। अब मुझे E1 की बात की थी किसी ने, E1 में E वाला पार्ट पूछा है, तो E1 के E वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ। तो इसमें अगेन विल राइट, अब इसके देखो E1 के E पार्ट में फंक्शन ग्रुप में कार्बन है भाई। अब आप कुछ भी लिखो, मुझे नंबरिंग तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो हो गया भाई, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ये भी अपन ने बोर्ड में क्लियरली मेंशन किया था मैंने, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के रिस्पेक्ट में आप लोएस्ट लोकेंट फॉलो करो अलोंग विद द लॉन्गेस्ट चेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं होता तो मैं यहीं से शुरू ना कर लेता ऐसे, सर लोएस्ट लोकेंट ही फॉलो करना है ना। चलो देख लो, मैं ऐसे ही कर देता हूं, इधर OH है, इधर ऐसे लिखा हुआ है ना आपने, लो यहीं से शुरू कर लेता हूं, हो गया लोएस्ट लोकेंट। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम है ना, आपने लॉन्गेस्ट चेन फॉलो नहीं किया भाई, कार्बन से कार्बन अटैच था ना, आपको उसको सीक्वेंस में रखना था, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपन को कहां से नंबरिंग शुरू करनी थी, यहां से। अब लॉन्गेस्ट चेन फॉलो, लोएस्ट लोकेंट के साथ साथ लॉन्गेस्ट। तो यहां पर ये फॉलो किया ना अपन ने, कार्बन से ही शुरू होगा, ठीक है। तो अपन ने लिख, हाँ टॉप में कुछ भी नहीं लिखा है, तुम लोग मतलब ऐसे मत लिखो, टॉप इज नॉट सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां कुछ भी नहीं लिखा, जो दिखा हुआ है वो अपन को दिख रहा है। हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब E2 का G, E2 का G चेक कर लेते हैं। देखो अब E2 के G पार्ट में अपन को गिवन था डाइमिथाइल, इसमें रुकना, देखो जब अपन को कोई आयुर्वेदिक नेम गिवन हो ना और अपन को लिखना है उसका स्ट्रक्चर, तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अपन, रुकना। E1 का E भी बताना है, लास्ट वन, पता नहीं लास्ट वन कौन सा था, मैं तो यहां से शुरू कर लेता हूँ। ई वाले में अपन को गिवन है तो अपन ऐसे बताएंगे, E1 का अपन ने ऐसे बताया था ना, E1 का E, अच्छा अभी तो बताया है, चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं अपन। मेरे पास ऐसे गिवन था, क्या था इसमें, इधर Cl है, इधर अपन को CHO गिवन है, इधर हो गया और इधर Cl है, तो अपन ने लिखा 1 2 3 4, 2 3 4, अच्छा इसमें 4 पे क्लोरो आ रहा है, इस पे 3 पे क्लोरो आ रहा है, तो ये लोएस्ट सम हो गया, उधर लोएस्ट सम, इधर वाले में सम कितना आना, 1 प्लस 2 प्लस 4, और इधर वाले में लाइन में इस वाले में सम कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 7 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये वाला करेक्ट, ये वाला गलत हो जाएगा, वो सही है।
लोएस्ट नंबर फॉलो कर दिया। अब ना देखो, जब अपन को आईयूपैक नेम से कोई स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर फ्रॉम आईयूपैक, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बनाएंगे, हैं पहले राइट कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू वर्ड रूट, दूसरा नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम एनी साइड, थर्ड डिजाइन द फंक्शन ग्रुप, अब फंक्शन ग्रुप को देख लो आपको क्या करना है, और फोर्थ ऐड द सब्स्टिट्यूट। ऐसे कर दूंगा, कैसे लिखूंगा, चलो देखते हैं कैसे। मान लो अपन को गिवन है, क्वेश्चन पूछा आपने E2 का जी वाला, E2 के जी वाले में मुझे गिवन था डाई इथाइल पेंटेन डायोएट। पहले मैं एक बार ऐसे लिख लूं, पेंटानोएट, इथाइल पेंटानोएट। अब देख मैं क्या करूंगा, पेंट, और वही फॉलो कर रहा हूं मैं, नंबर कर देता हूं। ओएट मतलब एस्टर, और एस्टर में पहले वो लिखा जाता है जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, इथाइल दो कार्बन एटम कर दिए। अब देखना, पेंटेन डायोएट, ये अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो तुम क्या लिखोगे, लिखोगे ना, ब्यूटेन डायोइक एसिड, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ब्यूटेन डायोइक एसिड ऐसे लिखूंगा, मेरी मर्जी। अब बताओ ये गलत है क्या, ये लो ब्यूटेन डायोइक एसिड, तो अपन कहेंगे बता दो इसमें ब्यूटेन कहां से बन रहा है, टू मिथाइल प्रोपेन डायोइक। अच्छा, तो अंडरस्टूड है कि भाई अगर अपन इसमें ब्यूटेन डायोइक एसिड लिखना है, ब्यूटेन डायोइक एसिड अगर मान लो मैंने ऐसे कहा है आपसे, तो इसका मतलब ही है कि टर्मिनल एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि टर्मिनल एंड पे ही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकता हूं, इन बिटवीन लिखूंगा तो चेंज हो जाएगा। तो पेंटेन डायोएट मतलब दो एस्टर पांच कार्बन एटम के साथ, वो टर्मिनल पे ही हो सकता है। और डाइथाइल मतलब पहले उसको नाम करते हो आप एस्टर में जो ऑक्सीजन से अटैच, ये लो डाइथाइल। अब बताओ, तो ऐसे बता देंगे अपन, ठीक है ना। अब आपने E3 में सी पूछा था, चलेगा। E3 का सी है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड, लो भाई साइक्लोप्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड, अच्छा लो बना, क्योंकि साइक्लोपेंटे आपको कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड 1,5 डायोड लिखना चाहिए। अच्छा हाँ, अरे भाई अब उन्होंने नहीं लिखा तो अपन झगड़ेंगे थोड़ी यार कि नहीं नहीं तुमने क्यों नहीं लिखा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अपन झगड़ेंगे थोड़ी कि नहीं नहीं मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखना चाहिए आपको, मैं तो मतलब आंसर नहीं दूंगा इसका। लेकिन देना तो पड़ेगा तुमको, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है तो चलेगा वो। अब अपन को गिवन था साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास ऐसे तो मैं इसको लिखता इथेनॉइक एसिड, और अगर इन दोनों को जोड़ देता पानी हटा के तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड लिख लेता।
क्या लिखा आपने? साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अपन ऐसे ही नंबर करेंगे, रिंग में उस कार्बन को इंक्लूड नहीं करते, या तो रिंग को नंबर करो या कार्बन को ही नंबर कर लो, लेकिन अगर रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच है तो उसको नंबर नहीं कर सकते, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका एनाइड्रेट बनाना है, बना दो। लो, एनाइड्रेट बन गया। जैसे आपने पानी इधर हटाया था वैसे मैंने उधर हटा दिया, पानी हट गया। E5 का CD पूछा है, आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। हाँ तो ठीक है ना, ये देखो अभी अपन ऐसे लिख रहे हैं। अब देखो अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता तो क्या लिखते तुम? 1 2 3 क्या लिखते हैं आप इसे? तो अपन कहते हैं पेंटेन डायोइक एसिड, लिखते हैं ना पेंटेन डायोइक एसिड, ओ 1,5 डायोइक एसिड होना चाहिए। हाँ ठीक है, पेंटेन डायोइक एसिड। पानी हटा देता हूं, ठीक है, पेंटेनाइक एनाइड्राइड, पेंटेन डायोइक एनाइड्राइड लिख दूंगा मैं, या सीधे लिख दूंगा पेंटेन डायोइक एनाइड्राइड, क्योंकि पेंटेन डायोइक एसिड तो आपने लिखा ही था। अब पानी हटा दिया तो पेंटेन डायोइक एनाइड्राइड हो गया। डबल बॉन्ड भी लिखता हूं, तो ठीक है नंबरिंग कर दूंगा, क्योंकि नंबर लोएस्ट फ्लो कंट्रोल भी फॉलो कर दूंगा, तो लिख लूंगा पेंट 2 इन डायोइक एनहाइड्राइड। लो भैया बी वाला बेंजोइक एनहाइड्राइड है। आपने जैसे अभी लिखा था ना CH3 इथेनॉइक एसिड, इसकी जगह बेंजीन ले लिया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हटाओ पानी, बेंजीन डायोइक, क्या लिखेंगे अपन? बेंजीन, इसको लिखा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका बी बता दिया मैंने। E6 का, E5 में CD पूछा है किसी ने, तो E5 में C और D मैंने दोनों, D नहीं बताया। हाँ तो D में लिखो ना, ऐसे देखो ना, जब अपन को एनहाइड्राइड गिवन होना ऐसे, तो आप इसको नेम रख लिया करो कि भाई इसका नाम क्या होगा, एनहाइड्राइड को ओपन कर दिया करो ना ऐसे, जैसे अपन ने लिखा ना बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो एनहाइड्रेट बनाओ, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, अब एनहाइड्राइड बना दिया। लिखा तो है E5 का भी, E5 का भी ही तो है ये, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बना दो, एसिड से एक था,
अब दो को मिला के एनाइट्राइड बनाओगे ना, लिखो एनाइट्राइड, लो हो गया। वही तो एक ही तो लिख के बताया था, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है, तो इसको एनाइड्राइड में कन्वर्ट करना है तो दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं ना एनाइड्राइड में, दो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होते हैं ना एनाइड्राइड बनाने के लिए, बना दिए। E6 में CD, ठीक है, E6 का C इज लाइक दिस, इट्स अमाइड, ये अमाइड ग्रुप है। तो इसको अगर मुझे लिखना था तो मैं लिखता इसको 2 मेथिल प्रोपेनामाइड। अभी अपन को क्या गिवन है, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड हो, जो कंपाउंड अपन को गिवन है ना वो ऐसे गिवन है। तो मैंने कहा था पहले जो नाइट्रोजन एटम से अटैच होगा, जैसे एस्टर में होता है ना, पहले ऑक्सीजन वाले पार्ट को नेम करो, ऐसे इसमें होता है जो अपन ने पढ़ा ना हमें। अब कॉपी को चेक करते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि पहले जो नाइट्रोजन से अटैच होगा उसको, तो N एंड डाइमिथाइल, N एंड डाइमिथाइल, ये अपने पास क्या आ गया 2 मिथाइल, N एंड डाइमिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। लो भाई हो गया, ये आंसर है, खत्म हो गया। लास्ट वाला फिर ये अमाइड है, बेंजामाइड, कैसे बेंजीन है ना इसमें। अगर ऐसे होता तो लिखता बेंजीन कार्बामाइड। या बेंजीन कार्बोक्सिल ग्रुप है तो कार्बोक्सामाइड, एक ही बात, लिख दो बाकी। अब अगर इधर भी कुछ सब्स्टिट्यूटेड है तो अपन को पता तो है क्या करना, पहले उसको लिखते हैं जो नाइट्रोजन से अटैच होता है। तो अब उन्होंने अपन को ऐसे दे दी, अपने कॉपी में लिखा हुआ है वैसे ऐसे। इसको फिनाइल बोलते हैं तो अपन लिखेंगे एन फिनाइल, बाकी ये बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये ले हो गया F2 का ए पार्ट, F2 का ए वाला पार्ट जो गिवन है, आईयूपैक नेम बताना है अपन को। तो ठीक है, आप एक बार देखो, ये बेंजीन है जिसमें अनसैचुरेशन है, और ये साइक्लोहेक्साइल है जिसमें अनसैचुरेशन नहीं है। तो अपन हमेशा किसको प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें अनसैचुरेशन, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा तो उसका डबल बॉन्ड ना, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, और ये तो सैचुरेटेड था। तो अपन लिखेंगे भाई साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। इट इज जस्ट लाइक दैट, अगर मैं ऐसे लिखता तो आप लिखते ना मिथाइल बेंजीन, अगर मैं ऐसे लिखता तो आप लिखते ना मिथाइल बेंजीन, या मैं ऐसे लिखता तो आप लिखते ना क्लोरोबेंजीन, ऐसे ही होगा सब्स्टिट्यूट। फिर F3 का D, F3 के डी पार्ट में अपन को ऐसे लिखना है CHO एंड OH, क्या बताना है इसमें, ठीक है, ये सीरियल मोस्ट ग्रुप है तो 1 2 3 लिखो ना, कार्बोल्डिहाइड हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको क्या लिखूंगा, एल्डिहाइड होता है ना, तो अभी कार्बन तो वर्ड रूप में नहीं है ना, तो कार्बोल्डिहाइड होगा। इसको भी तो इसलिए लिखा अपन ने कार्बन कार्बोक्सामाइड, क्योंकि कार्बन ये वर्ड रूप में नहीं था ना, सिर्फ बेंजीन वर्ड रूप में था। ये हो गया। अब स्ट्रक्चराइज करते हैं। अब आप फिर से पार्ट 2 को एक बार चेक करोगे, जितने में जैसे मैंने बताया आपको। अब फिर आप पार्ट 2 को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन उसे डिस्कस कर लेंगे। अब अपन को ना अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है, डाउट्स भी बचे हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो भी करने हैं, और सेकंड लॉ भी करना है। तो तुम लोगों के एग्जाम वगैरह कब खत्म होंगे ये बता दो तुम मुझे।
नेक्स्ट क्लास में अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास लगा लूं अपने हिसाब से इसी वीक में। हाँ, AP2 का बचा हुआ पोर्शन खत्म होगा ना, आप चिंता मत करो बिल्कुल। तो इस वीक में क्लास लगा लूं मैं, इस वीक में, आज का फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे में कोई क्लास लगा दूं, क्योंकि वैसे भी अपन बाहर तो जा नहीं सकते कहीं। हाँ तो फिर ठीक है, अपन क्लास लगा देते हैं। मुझे जब भी फ्री होगा मैं तुम्हें ना कम से कम 3 आवर्स पहले बताऊंगा कि क्लास करूंगा, ताकि तुम लोग मतलब पहले से प्रिपेयर रहो। ऐसे नहीं करोगे ना तुरंत ऐसे बता दिया। टाइमिंग अगर सूटेबल नहीं होगा तो बता देना। अच्छा, मैथ्स का क्लास संडे मॉर्निंग है 8 बजे, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से अरेंज करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं उसके हिसाब से करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, चलो बेटा बाय, बाय बाय।